नमस्कार दोस्तों। पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज की डेट में हम लोग जीएस फर्स्ट पेपर का लेक्चर देखेंगे आधुनिक भारत का। तो दूसरा चैप्टर है दोस्तों। दूसरे चैप्टर में हम लोग आधुनिक भारत के दूसरे चैप्टर में इस पूरा का पूरा चैप्टर में लगभग 23 से 24 पेजेस हैं। तो इनको 3 लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। एक पेज में हम लोग लगभग 7 से 8 पेजेस को देख लेंगे और अच्छी तरीके से इन चीज़ों को देखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देख लिया था और आज की डेट में दोस्तों उसके आगे की चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे। इसकी पीडीएफ दोस्तों आप लोगों का यूपी पीसीएस मेंस 2020 का 19 का बैच चल रहा है। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। और बीओ एग्ज़ाम ध्यान रखिएगा, जो खंड शिक्षा अधिकारी का जो वैकेंसी आई है उसके मेंस और पीटी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे नंबर 91 यह व्हाट्सअप नंबर है, ध्यान रखिएगा। व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डिटेल पड़ी हुई है, देख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा देर न करते हुए आज का जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं कि जैसे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 के बारे में कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। तो उन चीज़ों को आज हम लोग बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे, क्योंकि देखिए जो आपका दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो उसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। तो अब चीज़ों को देखेंगे किस तरीके से घटनाएं घटित होती हैं। जैसे देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक 1931 तक लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में संपन्न होता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि सैमुअल होर को भारत सचिव और लॉर्ड वेलिंगटन को भारत का वायसराय बनाया जाता है। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में, यह पीटी में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि राजपूताना जहाज मतलब गांधी जी भारत से ब्रिटेन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए किस जहाज़ से गए थे। तो वो राजपूताना जहाज़ था, ठीक है। लंदन गए थे और गांधी जी के साथ शामिल अन्य लोगों में सरोजनी नायडू, महादेव देसाई, देवदास गांधी और प्यारेलाल मीराबाई बेद, ये सारे लोग थे। और इस सम्मेलन में लगभग 31 लोगों ने सदस्य शामिल हुए थे, ठीक है। तो जैसे समुदाय और प्रतिनिधि कि कौन कौन से व्यक्ति किस किस समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। जैसे पूंजीपति वर्ग का जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे जीडी बिरला कर रहे थे, मुस्लिम लीग का इकबाल कर रहे थे और मोहम्मद अली जिन्ना कर रहे थे। दलित वर्ग का जो प्रतिनिधित्व था तो वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर रहे थे और कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी कर रहे थे। उदारवादी नेता थे तेज बहादुर सप्रू, चिंतामणि और श्रीनिवास, इन्होंने प्रतिनिधित्व किया। महिलाओं का प्रतिनिधित्व एनी बेसेंट ने किया और स्वतंत्र रूप से जो गए थे वो एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय ने भाग लिया था। अनेक परिस्थितियों में क्या होता है कि केंद्र में द्वैत शासन लागू किए जाने की मांग की जाती है। इस सम्मेलन में जो जो बातें कही जाती हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे मुस्लिम और अंबेडकर ने अपने अपने वर्ग के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल की मांग भी की थी। लेकिन गांधी जी ने क्या किया था कि अनुसूचित जातियों को हिंदू समाज का अभिन्न अंग मानकर इसका विरोध किया था, ठीक है। 1 दिसंबर 1931 को क्या होता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बिना किसी ठोस नतीजे के समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ घटनाएं घटित होती हैं और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ख़त्म हो जाता है। अब देखिए उसी के बाद में 14 जनवरी 1932 से 7 अप्रैल 1934 तक यह द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाता है। गांधी जी के इंग्लैंड प्रवास के दौरान इस आंदोलन को सरकार ने बर्बरतापूर्व दबाना चाहा और देश के अनेक भागों में कृषकों में असंतोष फैल गया। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के कारण खेतिहर पैदावारों के दाम जो थे वो गिर गए। लगान तथा मालगुजारी का बोझ जो था वो ऐसा नहीं होने लगा। और इसी बीच में भारत में इरविन के स्थान पर लॉर्ड वेलिंगटन जो है वायसराय के पद पर नियुक्त होते हैं, ठीक है। देखिए जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है उसके बाद में एक घटना घटित होती है, सांप्रदायिक पंचायत लाया जाता है 1932 में, ठीक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के उपरांत रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत, जिसे कम्युनल अवार्ड भी किया कहा जाता है, इसको प्रस्तुत करते हैं और अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का ही यह हिस्सा माना जाता है। सांप्रदायिक पंचायत अंग्रेजों ने 1909 और 1919 के अधिनियम के द्वारा मुस्लिम, सिख और भारतीय ईसाइयों के लिए पृथक पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की करते हैं लोग। और उसके बाद में सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा हिंदू समाज में दलितों को भी प्रावधान यह दिया जाता है। तो ये कुछ घटनाएं घटित होती हैं।
उसके बाद में एक घटना घटित होती है 16 सितंबर 1932 को, पूना पैक्ट। ठीक है, देखिए अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति का एक रूप जो है 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक पंचायत के रूप में हमें दिखाई पड़ता है। और रैमजे मैकडोनाल्ड क्या करते हैं कि ये सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में गांधी जी जो उस समय पूना के यरवदा जेल में थे, ठीक है, जेल में कैद थे, और सत्याग्रह करना आरंभ कर देते हैं अपनी ही मांग को मनवाने के लिए। महात्मा गांधी जी 20 सितंबर 1932 से आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। तो इस स्थिति में क्या होता है कि इस स्थिति में मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, पुरुषोत्तम दास टंडन की मध्यस्थता से 26 सितंबर 1932 में गांधी जी व अम्बेडकर के बीच में एक पैक्ट होता है, जिसको पूना पैक्ट या पूना समझौता कहा जाता है, जिस पर सवर्णों की ओर से मदन मोहन मालवीय और दलितों की ओर से डॉक्टर अंबेडकर ने हस्ताक्षर करते हैं। ठीक है, तो ये पूना पैक्ट संपादित किया जाता है। अब उसके बाद इस समझौते के कुछ प्रावधानों को देख लेते हैं कि जैसे दलितों के लिए एक पृथक निर्वाचक मंडल की जगह संयुक्त निर्वाचक मंडल होगा। प्रांतीय विधानसभाओं में दलितों के लिए आरक्षित संख्या जो 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। तो ये कुछ बातें थी। और केंद्रीय विधानमंडल में दलितों के लिए 18% सीट जो है वो आरक्षित कर दी गई। तो ये पूना पैक्ट के माध्यम से कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ प्रावधान थे, तो उनको हम लोगों ने देखा। अब यरवदा जेल में ही कारावास के दौरान महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी संगठन संघ का गठन किया। ठीक है, कालांतर में इसी का नाम, कुछ दिनों के बाद में ही इसी का नाम हरिजन सेवक संघ रखा जाता है। 1932 में जीडी बिरला ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना करते हैं। अब देखिए उसके बाद अगली घटना घटित होती है तृतीय गोलमेज सम्मेलन। देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफल रहा होता है, और भारत में वायसराय वेलिंगटन के दमन की नीति के कारण कांग्रेस ने जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है तो उसमें भाग नहीं लेती है। ठीक है, और उधर घटनाएं घटित हो रही होती हैं कि उधर तत्कालीन भारत सचिव होते हैं सैमुअल होर भी इस सम्मेलन के समर्थक नहीं थे। परिणाम स्वरूप इस सम्मेलन में मात्र 46 प्रतिनिधियों ने ही भाग लिया था। इस सम्मेलन में तेज बहादुर सप्रू व डॉक्टर अंबेडकर शामिल हुए थे। 24 सितंबर 1932 को बिना किसी विशेष उपलब्धि के यह सम्मेलन समाप्त हो जाता है, और बाद में एक श्वेत पत्र जारी किया जाता है, जिस पर विचार करने के लिए लॉर्ड लिनलिथगो आयोग जो अध्यक्षता में एक ब्रिटिश संसद की एक संयुक्त समिति का गठन होता है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर दिसंबर 1934 में ब्रिटिश संसद में भारत शासन विधेयक जो है प्रस्तुत किया जाता है, जिसे 3 अगस्त 1935 को ब्रिटिश संसद ने पारित कर दिया होता है। और यही विधेयक भारत शासन अधिनियम 1935, जो कि वर्तमान में संविधान का जो भाग है हमारा, सबसे ज़्यादा प्रावधान पूरा का पूरा एज इट इज़ उठाकर रख लिया गया हमारे संविधान में। तो यही भारतीय शासन अधिनियम 1935 को पारित किया जाता है। ठीक है, अब अगली चीज़ क्या आती है, 1937 के चुनाव आते हैं। देखिए 1935 के आसपास भारत की सरकार का अधिनियम जो 1935 का अधिनियम रहता है भारत सरकार का, तो इस अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में चुनाव करवाए जाते हैं, जिसमें कांग्रेस ने भारी सफलता मिलती है। उसे 1585 असेंबली सीटों में से 781 सीटों पर विजय प्राप्त होती है। ब्रिटिश सरकार ने 11 प्रांतों में से 5 प्रांतों जैसे मद्रास हो गया, संयुक्त प्रांत हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा मध्य प्रांत हो गया, तो इनमें कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है। बाद में बम्बई में भी कांग्रेस को लगभग बहुमत प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए 175 में से 86 सीटें प्राप्त होती हैं। ठीक है, अब देखिए बंगाल है, पंजाब है, सिंध है, और गैर कांग्रेसी सरकार का गठन होता है 3 जगह पर, ध्यान रखिएगा, बंगाल में, पंजाब में और सिंध में। यहाँ पर कांग्रेस की सरकार नहीं बनती है। बंगाल में किसकी बनती है, बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी, जिसके जो संस्थापक हैं, जो अध्यक्ष हैं, फजलुल हक रहते हैं, और मुस्लिम लीग के सहयोग से सरकार का गठन करते हैं। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी के सिकंदर हयात खान यहाँ पर जीत दर्ज करते हैं, और सिंध में कांग्रेस और गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह खान ने यहाँ पर जीत दर्ज करते हैं सिंध में। ठीक है, तो कांग्रेस की सरकार नहीं बनती है। असम में कांग्रेस द्वारा गोपीनाथ बोरदोलोई के मंत्रिमंडल का समर्थन किया जाता है। अब देखिए जो कि सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है कभी कभी, अगर जैसे मेंस के प्रश्नों में अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि हाँ गठन किस प्रकार हुआ था जो सरकार का था, तो उसको आप लोग देख लीजिए कि जैसे प्रांत है और प्रधानमंत्री हैं कौन कौन से। जैसे बिहार में
श्री कृष्ण सिन्हा थे, मद्रास में सी राजगोपालाचारी थे, उड़ीसा थे विश्वनाथ दास, और मध्य प्रांत में एन.जी. खरे, बम्बई में बी.जी. खरे, और संयुक्त प्रांत में गोविंद बल्लभ पंत, और असम में मोहम्मद सादुल्लाह, सिंध प्रांत में गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह, और बंगाल में फजलुल हक, ये प्रधानमंत्री बनते हैं अलग अलग प्रांतों के। ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि संसदीय उपसमिति के अध्यक्ष जो रहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल रहते हैं। इसके सदस्य राजेंद्र प्रसाद और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। ठीक है। कांग्रेस ने क्या करता है, कांग्रेस ने अपने 28 माह के संक्षिप्त कार्यकाल में सिद्ध कर देते हैं कि वे न केवल जनता के लिए जनसंघर्षों का नेतृत्व कर रही है, बल्कि उनके हित में राजसत्ता का उपयोग भी कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और इसी के बाद घटना घटित होती है, कांग्रेस मंत्रिमंडल द्वारा इस्तीफा दे दिया जाता है 28 माह के शासन के बाद। जनता को बिना विश्वास में लिए, विधानमंडलों की सहमति के बिना, तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिंथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को सम्मिलित कर देश में आपातकाल की घोषणा लगा देते हैं, और कांग्रेस कार्य समिति ने युद्ध के उद्देश्यों की घोषणा करने की मांग तथा यह भी मांग की जाती है कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए, लेकिन सरकार ने इन मांगों की उपेक्षा करते हैं और औपनिवेशिक स्वराज देने की बात कहते हैं। ठीक है, कि मतलब भारत एक उपनिवेश रहेगा, एक कॉलोनी बनकर भारत की ब्रिटेन की बनकर रहेगा भारत। इसके विरोध में 1939 में सभी प्रांतों के कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने 28 माह के शासन के बाद इस्तीफा दे देते हैं, और इसके बाद घटित होता है त्रिपुरी अधिवेशन मार्च 1939 में। कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में, त्रिपुरा नहीं है त्रिपुरी है, कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में अध्यक्ष पद को लेकर सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमैया के बीच में विवाद होता है। देखिए, इस सम्मेलन में पहले सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध मौलाना आज़ाद को खड़ा करने का प्रयास किया था, लेकिन उसके नाम पर वापस लेने के कारण गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया को उम्मीदवार घोषित करते हैं। चुनाव में सुभाष चंद्र बोस जो हैं विजयी होते हैं। अब सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के प्रभाव के कारण कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। अंदरूनी विवाद को देखते हुए सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के उपरांत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है, और सुभाष चंद्र बोस 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। तो ये घटनाएं घटित होती हैं। इसका सम्मेलन 1939 में बम्बई में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में होता है। तो ये फॉरवर्ड लीग की स्थापना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की जाती है। अब इसके बाद आता है 1940 का अगस्त प्रस्ताव। 1737 में क्या होता है, गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों को त्यागपत्र के बाद कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1940 में बिहार के रामगढ़ जगह पर आयोजित किया जाता है। इसमें क्या होता है, कांग्रेस ने सरकार से इस शर्त पर सहयोग का प्रस्ताव रखा जाता है कि केंद्र में अंतरिम सरकार गठित की जाए, और कांग्रेस के इस शर्त पर सहयोग का प्रस्ताव रखा गया कि केंद्र में अंतरिम सरकार गठित की जाए। ठीक है। कांग्रेस के इस प्रस्ताव के उत्तर में लिंथगो ने द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर की असाधारण सफलता से ब्रिटेन की स्थिति नाजुक होती देख समझौतेवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए युद्ध में भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए 8 अगस्त 1940 को एक घोषणा की जाती है, जिस घोषणा को अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। यह बहुत बार पूछा भी गया है कि अगस्त प्रस्ताव कब आया, तो 8 अगस्त 1940 को आता है। अब इसके प्रमुख बिंदुओं को देख लेते हैं कि जैसे औपनिवेशिक स्वराज्य की स्थापना, मतलब भारत को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, एक उपनिवेश बनकर रहेगा। ठीक है, भारत एक कॉलोनी बनकर रहेगा ब्रिटेन की। तो यह एक पॉइंट रहता है। इसमें वायसराय की कार्यकारिणी की संख्या बढ़ाई जाएगी और अधिक से अधिक भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा और युद्ध परामर्शदात्री परिषद का निर्माण भी किया जाएगा। तो ये कुछ मोटी बड़ी बातें कही जाती हैं जो अगस्त प्रस्ताव होता है उसके तहत। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग को अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं पूरी तरीके से। ठीक है, कांग्रेस लोग और मुस्लिम लीग हर तरीके से अपनी स्वतंत्रता चाहते हैं, लेकिन अंग्रेज लोग देते नहीं हैं। कांग्रेस ने गांधी जी की सलाह पर 17 अक्टूबर 1940 से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं, और इस आंदोलन को दिल्ली चलो सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले सत्याग्रही कौन थे? आचार्य विनोबा भावे, दूसरे आपके गांधी जी। ठीक है, अब देखिए उसके बाद मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होता है। ठीक है,
तो मुस्लिम लीग का अधिवेशन जो होता है 23 मार्च 1940 को होता है। इस अधिवेशन के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना होते हैं। उन्होंने ही पाकिस्तान की अलग राष्ट्र के नाम से मांग करते हुए अध्यक्षीय भाषण में कहते हैं, हिंदू धर्म इस्लाम धर्म शाब्दिक अर्थों में धर्म नहीं है, अपितु वास्तव में भिन्न और स्पष्ट सामाजिक व्यवस्थाएं हैं और यह स्वप्न है कि सभी हिंदू मुस्लिम मिलकर एक राष्ट्र बनाए। मुसलमान एक अलग राष्ट्र है और अपनी राष्ट्रीयता है, ठीक है। अतः मुसलमानों को एक राष्ट्र मिलना चाहिए। लाहौर अधिवेशन में सिकंदर हयात खान ने पाकिस्तान संबंधी प्रस्ताव के प्रारूप को तैयार किया जाता है, जिसे फजलुल हक जो हैं वो पेश करते हैं, ठीक है। और पाकिस्तान का सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र एक रहते हैं। पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया जाता है चौधरी रहमत अली ने 1933 में दिया था इस शब्द को, ठीक है, जिसके अंतर्गत पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर और सिंध और बलूचिस्तान आते थे। तो ये क्षेत्र पाकिस्तान के अंतर्गत आने की बात कही थी। एक स्टूडेंट थे चौधरी रहमत अली, तो इन्होंने ऐसा प्रस्ताव दिया था। अब देखिए क्रिप्स मिशन को देख लेते हैं, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन को नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। क्रिप्स मिशन तक हम लोग आज की डेट में देखेंगे। देखिए क्रिप्स मिशन जो आता है मार्च 1942 में आता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जापान के बढ़ते दबाव में भारत का सहयोग प्राप्त करने के लिए रूजवेल्ट और चियांग काई शेक के दबाव पर ब्रिटिश सरकार द्वारा स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन भारत भेजा गया होता है, जो क्रिप्स मिशन के नाम से विख्यात होता है। 11 मार्च 1942 को इस मिशन की घोषणा की जाती है तथा 23 मार्च 1942 को मिशन भारत पहुंचता है। भारत में विभिन्न नेताओं से मिलने के बाद 23 मार्च 1942 को मिशन ने अपनी योजनाएं प्रस्तुत करता है, जिसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित रहते हैं। पहला उद्देश्य क्या रहता है क्रिप्स मिशन का? युद्ध के बाद ऐसे भारतीय संघ के निर्माण का प्रयास किया जाएगा जिसमें पूर्ण औपनिवेशिक का दर्जा प्राप्त हो। मतलब कहीं ना कहीं अंग्रेज लोग हर बार ये उपनिवेशवाद की अवधारणा को जरूर चरितार्थ कर रहे थे, ठीक है, कहीं ना कहीं उपनिवेश बनाना चाहते थे, ठीक है। लेकिन भारतीय लोग अड़े थे कि नहीं, हमें पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वराज चाहिए। युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री सभा का निर्माण किया जाएगा, जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देसी रियासतों के प्रतिनिधि होंगे। युद्ध के दौरान भारत की रक्षा ब्रिटेन का नियंत्रण रहेगा, ठीक है। तो मतलब जैसे युद्ध अगर हो रहा है तो भारत की रक्षा कौन करेगा? तो इस पर नियंत्रण जो रहेगा ब्रिटेन का रहेगा, ठीक है। तो ये सारी कुछ बातें होती हैं क्रिप्स मिशन से संबंधित, ठीक है। तो अब यह जो लेक्चर है दोस्तों, ये चैप्टर है, ये आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। अगले चैप्टर में हम लोग अगले लेक्चर में जो है 7 पेजेस को देखते हुए 23 पेजेस है लगभग, तो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। इसकी पीडीएफ दोस्तों आप लोगों को पेड व्हाट्सअप ग्रुप चल रहा है मेंस का, तो उसी में आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। पेड व्हाट्सअप ग्रुप आपका बीईओ मेंस का चल रहा है, शुरू हो चुका है, और यूपीपीसीएस मेंस 2019 और 20 के अलग अलग चल रहे हैं, ठीक है। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई है, या तो मेरे नंबर 9140085178 पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।